हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो ये पेपर आपका जो है यानी कि 20 जनवरी 2023 को पूछा गया था। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम प्लेटफॉर्म लगातार आप लोगों को प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस मतलब कि करा रहा और एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग जो भी नए हैं फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यानी कि प्रीवियस ईयर का कराया गया, सारे का प्लेलिस्ट भी बना हुआ। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपका अच्छा स्कोरिंग मतलब कि स्कोर भी बढ़ सकता है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे हद तक आप लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। तो आप रेलवे स्टेशन पर है और आपको अपने होटल जाना है। तो आप रेलवे स्टेशन पर है और आपको कहाँ जाना, होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूरब मतलब कि 60 मीटर ठीक पूरब, तो 60 मीटर ठीक यहाँ से पूरब आप लोग चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 60 मीटर ठीक यहाँ से पूरब हो गया। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर, 200 मीटर ठीक उत्तर मतलब ऊपर 200 मीटर जाना है। इस तरह से 200 मीटर उत्तर हो गया। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम, तो 350 मीटर पश्चिम आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना हो जाएगा, 60 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो ठीक इसके सामने है। तो इधर हम लोग को और कितना चलना पड़ेगा, तो इधर हम लोग को 290 के आसपास कुछ इस प्रकार होगा। तो इधर हो जाएगा लगभग टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 350 मीटर हो गया ठीक पश्चिम के तरफ। उसके बाद अंत में ठीक 40 मीटर ऊपर यानी कि 40 मीटर फिर ऊपर चलना है। इस तरह से 40 मीटर ऊपर चलना है। तो इस तरह से वह होटल पर पहुंच गया। यहाँ पे होटल है तो होटल के सापेक्ष में पूछ रहा रेलवे स्टेशन की दूरी क्या होगा, मतलब किस दिशा में। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे क्या होटल है। तो इस तरह से रेलवे स्टेशन आपका किधर पड़ता है, तो नीचे है तो दक्षिण हो जाएगा और पूरब यानी कि दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहले 60 मीटर पूरब गया, फिर 200 मीटर उत्तर गया, फिर 350 मीटर पश्चिम गया, फिर 40 मीटर आपका उत्तर गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप होटल पहुँच जा रहे हैं। तो होटल के सापेक्ष में रेलवे स्टेशन किस दिशा की ओर है, दक्षिण और पूरब। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका ईवीएस में पूछा जाता है। तो पिछले बार जो भी एग्ज़ाम हुआ था लगभग सभी मतलब कि शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए, किस त्यौहार को मनाने के लिए। तो चांद को जो है देखा जाता है किस त्यौहार में। ऑप्शन से ईजिली आप लोग कर सकते हैं, नुआखाई, पोंगल, करवा चौथ, बसंत पंचमी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, करवा चौथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन रहता है, एक आपका जो है रीजनिंग में आपका जो है डिस्टेंस से रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक स्पीड एंड मतलब कि चाल से रिलेटेड कुछ समय निकालने के लिए या स्पीड निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:15 पे चली और 5 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3 सितंबर 2022 को 16:15 में चलता है और 5 सितंबर 2022 को 4:45 में पहुंचता है। तो टोटल कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग को समय निकाल लेना। तो समय हमारा निकल के आ जाएगा टोटल 36 घंटा यानी कि 36.5 घंटा आपका टोटल समय निकल जाएगा। और दूरी दिया हुआ है 21-19, तो इतना किलोमीटर है। तो आपको पूछ रहा क्या, औसत चाल। तो चाल यानी कि स्पीड बराबर हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम कितना, 36.5 घंटा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लगभग आपका जो है 58.05 यानी 58.05 आ जाएगा। यानी कि किसके इर्द गिर्द आ रहा है, तो 58.05 यानी कि 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप लोग समय को कैलकुलेट कर लेंगे, 36.5 घंटा होगा, और उसको आप उसके बाद आप लोग जो है डिस्टेंस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको, वहीदा प्रिज्म, कर्नम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। तो जो 6 महीनों से अधिक रही है वो भारतीय महिला है सुनीता विलियम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि 2007 में गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुलभ द्वार रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिंदेश्वरी पाठक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का टेम्परेचर क्या होता है। तो वाष्पन के द्वारा जो है शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो उस समय वायुमंडल का टेम्परेचर क्या होगा। तो उस समय वायुमंडल का टेम्परेचर जो है घटता है और वायु के जो बहने की जो चाल होती है वह कम हो जाती है, जिसके कारण जो वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो उसमें जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिएगा जब सूरज की रोशनी काफ़ी हाई होता है, धूप बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है, तो उसमें जो है वाष्पन ज़्यादा होता है और जिसके कारण शीतलन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी होती है। वहीं पर यदि वायुमंडलीय टेम्परेचर यदि लो हो जाता है तो उस समय क्या होगा, वाष्पन दर कम होगा। वाष्पन कम होगा तो ऑटोमेटिक शीतलन यानी कि शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और वायु की बहने की चाल भी क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है। तो कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थी से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने के लिए कहता है। तो रवि ने इसका सही कारण लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट, खनन की क्रियाकलाप, विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, भूस्खलन के कारण होने वाला भूकंप। तो ये सारे जो आपका खनन क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल से बचाता है। तो कारवा यानी कि कैरेवेन डैश पर एक घर होता है। तो घर में गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। तो आपको बताना हो कि कारवा यानी कि कैरेवेन जो डैश पर घर होता है, पहियों पर, नाव पर, बर्फ पर, रेल की पटरियों पर। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहियों पर घर होता है। तो ये करवा जो है एक प्रकार का मोबाइल घर होता है, उन्हें पहिए पर घर के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेश का युग्म आपको चुनना है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। प्रेजेंट टाइम में आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का युगल जोड़ी आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लिंग जो है समानता है। व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव न होना, बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, लिंग के आधार पर ये लड़का है वे लड़की है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव यदि नहीं होता तो उसमें क्या एक तरह से अंकित कर रहा है, वहाँ पे जो है एक तरह से लिंग की समानता को दिखा रहा है। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही हो जा रहा है क्योंकि उस पर भेदभाव ही नहीं किया जा रहा। उसके बाद सेकेंड है, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना। इसमें कहीं ना कहीं जो है लिंग में भेदभाव यानी कि भिन्नता को दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगला, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना। उसके बाद अगला, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्य शिक्षा के स्रोत समान होना, बिल्कुल सही बात है। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, उच्च हो या नीच, सभी के लिए यदि समान शिक्षा यदि हो तो वह बिल्कुल ही लिंग समानता का उदाहरण दिखाता है। तो ए और डी यानी कि ए और डी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बात है। इन दोनों कथनों में, दोनों ऑप्शनों में लिंग की समानता नज़र आ रही है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है की दिशा क्रमशः है।
इस तरह से आपका जो भारत का जो नक्शा होता है, तो इस तरह से भारत के नक्शे में आपको बताना है कि कुछ इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जगह का कमी है, कुछ इस तरह से ठीक से नहीं हो पाया, बट आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो यहाँ पे पंजाब हो जाता है, पंजाब का राजधानी यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिल्ली हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सपोज दैट उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मान के चलिए दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष में चंडीगढ़ आपका किधर हो जा रहा है, चंडीगढ़ आपका जो है थोड़ा सा आपका पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, उत्तर और पश्चिम, ठीक। चंडीगढ़ आपका उत्तर और पश्चिम जा रहा, बट आपका जो लखनऊ है तो लखनऊ नीचे दक्षिण आ रहा और पूरब की तरफ जा रहा। तो राजधानी के सापेक्ष में यहाँ क्या आपका दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपका किधर हो जाएगा, नीचे दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब। उसके बाद पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है वो आपका जो उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 4 नंबर। इस तरह से कुछ आप लोग को समझने के लिए बता रहे, इसी टाइप से नक्शों में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष में आपका लखनऊ हो जाएगा नीचे दक्षिण और पूरब, और चंडीगढ़ आपका हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है पृथक्करण की प्रक्रिया, मतलब पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, तने, बीज, बाली, फूल। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि क्या, बाली। तो बाली को जो है ओखली में क्या किया जाता है, पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है वह जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है उसका नाम बताना है। मतलब कि वैसा जगह को नाम बताना है जहाँ का जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर क्या होता नहीं गिरता है, तो वह कौन सा जगह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर और रायपुर। और बाद में की जो भी है तो इसमें 0 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर गिर जाता है, बट आपका कानपुर और रायपुर जो है यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब कि चावल वह बिरयानी बना रहा है, तो बिरयानी बनाने के द्रव्यों में मान के चलिए कि इस तरह से बिरयानी बना रहा है, हंडी है कुछ, तो इसमें बिरयानी बना रहा है, तो इसमें चावल और पानी दोनों मिक्स है। इसको अलग करने के लिए वह कौन सा विधि का प्रयोग करेगा। तो इसको अलग करने के लिए वह जो है निथारने का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, निथारना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी जीव है। तो सर्वाहारी मतलब हो गया क्या, शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि दोनों के जैसा व्यवहार करता है। मतलब कि शाक भी खाता है और सारे चीज़, मतलब एक तरह सर्वाहारी मतलब कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का मिक्सचर हो गया। तो कौन सा जानवर है। तो फर्स्ट में कौवा, सुअर, मनुष्य। सेकंड में खरगोश, गाय, घोड़ा। खरगोश, गाय, घोड़ा ये तो शाकाहारी का एग्जाम्पल दिख रहा। बाघ है, शेर है, भेड़िया, ये तो सारे मांसाहारी का एग्जाम्पल दिख रहा। बकरी है, हाथी है, सुअर है, तो इसमें जो है आपका एक तरह से बकरी है, इस तरह से शाकाहारी है या मांसाहारी नहीं होता है। हाथी भी आपका वही है, बट आपका 1 नंबर पे देखिए कौवा है, सुअर है, मनुष्य है, ये एक तरह से सर्वाहारी है, यानी कि सभी चीज़ आप मतलब कि खाता है, मनुष्य भी। तो कौवा, सुअर और मनुष्य कैसा जीव है, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन जो पाठचर्या है, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर A, B, C ये तीनों जिसमें है और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या क्या है, पर्यावरण के लिए अध्ययन, पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन, पर्यावरण के बारे में अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर A, B, C किस में है, 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो ठीक उसी के जैसा कुछ क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना। तो तीनों आपका A,
बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलाप को संचालित करने का क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है, आपको बताना है। फर्स्ट है यादृच्छिक समानताएं एवं भिन्नताओं को एकत्र करना, हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। उसके बाद है बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। उसके बाद है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। तो इनमें से बी और सी जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में क्या कहता है, हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। इन चारों ऑप्शन में से आपको 2 ही ऑप्शन को लेना है, इसीलिए सबसे सटीक आपका ऑप्शन जा रहा है बी नंबर, हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। उसके बाद सी में है आपका क्या, बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे यानी कि निपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, आपको बताना है। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में एक शिकारी पौधा के बारे में उदाहरण दिया गया है। तो शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट है विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। उसके बाद है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरों में आपका क्या कहता है कि विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। उसके बाद तीसरा पढ़िए, विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। बिल्कुल सही बात है। तो विद्यार्थियों से ही हम लोग कारण जो है खोजने के लिए विद्यार्थियों को बोलेंगे कि आखिर पौधे जो है शिकार क्यों करते हैं। तो उससे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब कि सीख पाएंगे चीज़ों को, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उनके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह जो है एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो रजिया एक प्रायोगिक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह गलती करती है, वह लड़की जो है क्या करती है, रजिया जो है उस प्रयोग को करने में कुछ गलती करती है। तो उस समय जो है एक शिक्षक है रोशन, उसको क्या करना चाहिए, उसे गलती को सुधार देना चाहिए, उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, उसे गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए। उसके बाद है उसे गलती को संकेत करना चाहिए, बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें जो है बच्चे को जो है क्या करना चाहिए, उसे जो है गलती को बताना चाहिए और सही हल खोजने के लिए कहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसे गलती को संकेत करना चाहिए कि क्या गलती है और बच्चे को सही हल खोजने के लिए देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, तो बच्चे को ही कहना चाहिए कि आप इस पर जो है ढूंढे कि आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या जो है एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि आपको बताना है एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है। विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को जो है क्या किया जा सकता, तोड़ा जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। तो इन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय
नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। पर्यावरण, ईंधन, काम और खेल, पौधे। तो समाज में यानी कि भेदभावों को विभिन्न रूपों का जो मूल्यांकन किया जाता है वह काम और खेल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काम और खेल, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से, बीनू जो है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहन किया जा रहा है? तो बीनू एक शिक्षिका है, वो अपने छात्रों से क्या कहता है कि उनके पड़ोस की जो जल की खपत है और परिवार के आकार है उनके बारे में सर्वेक्षण करना है। तो इस क्रियाकलाप की प्रक्रिया से जो है बच्चों में किस प्रकार का कौशल का बढ़ावा मिलेगा आपको बताना है। पहला, प्रश्न करना, मापना, संप्रेषण या संवाद करना, परिणाम निकालना, मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न करेगा बच्चा। उसके बाद सी नंबर संप्रेषण या संवाद, उस पर डिस्कस करेगा, चर्चा करेगा, ये भी होगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। 3 ही ऑप्शन को लेना है। तो ए, सी, डी, प्रश्न करना, संप्रेषण या संवाद करना, उसके बाद रिजल्ट का निकालना यानी कि परिणाम निकालना। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी किस में है? ए, सी, डी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए, सी, डी। प्रश्न करना, संप्रेषण और परिणाम आपका ए, सी, डी, सॉरी ए, सी, डी आपका जो है 4 में है। तो ए, सी, डी आपका जो किस में है? 4 में है। तो ए, सी, डी आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद अगला आपका गोपावा, क्या लिखा हुआ है? गोपावा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फल लाने को कहते हैं। हेतल गोपावा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया। गोपावा को क्या करना चाहिए? तो ये गोपावा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फल लाने को कहते हैं। सॉरी, फूल है, यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपावा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया है। गोपावा को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो इन ऑप्शनों में से यहाँ पे कूट पे दिया गया, तो आपको बताना कि कौन कौन सा, मतलब कि 2 ऑप्शन को आपको चुनना है। उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद है आपका उस फूल के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद है अगला, उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक की उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो इनमें से जो है आपका जो ए और डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन नंबर 3। ए में कहता है क्या, उससे विद्यार्थियों के गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डी में क्या कहता है, उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो एकीकृत प्रकृति है, क्योंकि इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जो है सभी का जो है एक तरह से सम्मिलित रूप है, इसीलिए एकीकृत रूप है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। गुल जो है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? पेड़ और पौधे के नाम, पेड़ एवं पौधों के वैज्ञानिक विशेषता, पेड़ एवं पौधों के औषधीय नाम। उसके बाद है पर्यावरणीय स्थितियाँ जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं।
तो इसमें जो है पेड़ और पौधे की वैज्ञानिक विशेषता यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी कि उद्यान भ्रमण के लिए ले गया है तो वहाँ पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 पेड़ और पौधे का वैज्ञानिक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों के उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता को अवसर देना आवश्यकता होगी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों के उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता का अवसर देने की आवश्यकता होगी। किस प्रकार का प्रश्न, निम्न कोटि के प्रश्न, उच्च कोटि के प्रश्न, सरल प्रश्न, जटिल प्रश्न। तो उस समय जो है जटिल प्रश्न पूछना ज़्यादा बेटर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन निम्नलिखित में से प्रक्रिया का क्रम जो है सम्मिलित है। तो एक तरह से मतलब कि इसको जो सजाना है, अरेंज करना है। तो रेजी जो है चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रही है, तो इसको सजाना है। तो सबसे पहले वह रेजी क्या किया, उस चीज़ को देखा, अवलोकन किया, फिर उसके बाद क्या किया, एक दूसरे पे मतलब अवलोकन किया। उसके बाद जो है फिर वह बच्चे क्या कर रहा है, रेजी कंपैरिजन कर रहा है, एक दूसरे से तुलना कर रहा है। उसके बाद फिर वह क्या कर रहा है, तर्क को निकाल रहा, तर्क निकालने के बाद फिर उसका निष्कर्ष पे पहुंच रहा है। तो CABD, तो C हो जाएगा, उसके बाद A होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद D होगा। तो किस में है, CABD ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले अवलोकन कर रही है, उसके बाद कंपैरिजन कर रही है चूड़ी और चांद से, उसके बाद फिर तर्क निकाल रही है क्योंकि वह चूड़ी में समा रहा है, एक तरह से वहाँ पे तर्क कर रहा, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाल रहा है कि चूड़ी जो है बड़ी है। तो इस तरह से अवलोकन, फिर तर्क, फिर तुलना, पहले अवलोकन, फिर तुलना, फिर तर्क, फिर निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। उसके बाद है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। फर्स्ट है, सतत अवलोकन कक्षा शिक्षण समीक्षा का नियोजन है। बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम का अनुभव की व्यापकता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास का स्तर निर्धारण। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर B है। यहाँ पे देखिए क्या, बच्चों के उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, सबसे पहले ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सतत अवलोकन, ऑप्शन B A हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या, निरंतर सुधार, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसके बाद सुधार के बाद तब विकास, तो BACD ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षण अधिगम के कुछ अनुभवों का व्यापकता होगा, उसके बाद अवलोकन होगा, उसके बाद निरंतर सुधार होगा तो उसके बाद विकास होगा। तो BACD ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसे पुनः प्रयोग में पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग का पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकता है। तो परियोजना एवं चर्चाएं बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या, परियोजनाएं और चर्चा, जो प्रोजेक्ट विधि होता है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चे समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही जल्दी 30 क्वेश्चन EVS के जो हम लोग किए। तो प्लीज़ आप लोग कितना सही बनाए आप लोग कमेंट पे ज़रूर करें, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।